जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग अभी तक सिविक्स यानी लोकतंत्र में हम लोग पहला चैप्टर लोकतंत्र में सत्ता का साझेदारी में हम लोग भाग 2 तक पढ़ लिया। आज हम लोग भाग 3 में आज हम लोग जानेंगे बूझेंगे। तो आइए भाग 3 में जो है हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। तो भाग 3 में जो सबसे पहला हमारा आज का प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही जानकारी के लहजे से बड़ा ही मूल्यवान क्वेश्चन है और इसको परीक्षा में भी बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन बैंक को आप उल्टा कर अगर देखिएगा तो इसको हर एक साल एक 2 साल के अंतराल पर इसको पूछ लिया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि बिहार के विकास में महिला का योगदान, तो महिला का क्या योगदान है, ठीक है, या तो देश का विकास में, बिहार का विकास में पूछ ले या राज्य का विकास में पूछ ले, क्योंकि बिहार का मतलब तो हमारा राज्य हुआ। राज्य के विकास में महिला का योगदान पूछ ले या देश के विकास में महिला का योगदान पूछ ले, ये दोनों क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा। ठीक है, क्या योगदान इसका वर्णन करना है, ये क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जाता है। तो देखते हैं हम लोग, देश का विकास या हमारे राज्य का विकास या बिहार का विकास या भारत का विकास, 4 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। देश के विकास में या राज्य के विकास में या तो बिहार के विकास में या भारत के विकास में, तो यही आंसर होगा। देखते हैं क्या है। तो बिहार के विकास में महिला का अहम मतलब बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, बिहार के विकास में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है और कहता है कि महिलाओं को हर क्षेत्र में पीछे रखा गया है, इसलिए बिहार बीमारू राज्य है। और हमारा बिहार कैसा राज्य है? बीमारू राज्य है। अर्थात बीमारू राज्य का मतलब है कि यहाँ का प्रति व्यक्ति आय कम है, यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा कम है, शिक्षा का सेवा कम है, लोगों का जीवन स्तर नीचा है, इसलिए बिहार बीमारू राज्य है। और कितना बीमारू राज्य है इसको याद करने का आप लोग को एक ट्रिक बता देता हूँ। भारत में जितने भी बीमारू राज्य है उसको याद करने के लिए आप लोग को क्या याद करना है? बीमारू याद करना है। बीमारू शब्द BIMARU, इससे आपको बिहार में जितना बीमारू का मतलब होता है वह राज्य जिसका प्रति व्यक्ति आय कम है। ठीक है, वह राज्य कौन कौन सा होगा? तो देखिए, इसे BI से हमारा बिहार हो जाएगा। ठीक है, इसका M से मध्य प्रदेश हो जाएगा, A से आपका क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा, R से राजस्थान हो जाएगा, U से उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, BI से बिहार, M से मध्य प्रदेश, A से असम, R से राजस्थान, U से उड़ीसा, ये हमारा बिहार भारत का बीमारू राज्य है, जिसमें कि सबसे पहला नंबर सबसे हमारा बिहार का ही है। गरीब राज्य जिसको कह सकते हैं, बीमारू या गरीब राज्य जिसका प्रति व्यक्ति आय कम है। तो ये बिहार है हमारा। क्यों बिहार पीछे है? इसलिए पीछे है क्योंकि यहाँ पे बिहार को महिला को बिहार में हर क्षेत्र में पीछे रखा गया है, इसलिए हमारा बिहार बीमारू राज्य है। या हमारा देश भी अभी विकसित देश नहीं है। यहाँ कई महिलाएं खुद को कमजोर और असहाय समझती है। अभी भी हमारे भारत में बहुत सारी महिला कमजोर समझती है, खुद को असहाय समझती है, उसको कोई सहारा नहीं है ऐसा समझती है वह। ठीक है, आज के समय में महिलाएं किसी भी क्षेत्र में, एक ही किसी होगा, यहाँ डबल लिखा है, एक किसी होगा। आज की महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, बल्कि हर कदम पर पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रही है कि नहीं? महिला क्या नहीं है? महिला प्रधानमंत्री रह चुकी, और महिला ऐसा वैसा देखिए। और 1972 में देखिए, 1972 में भारत का महिला प्रधानमंत्री थी उस समय इंदिरा गांधी, और इसी ने देखिए, इसने 1972 में पाकिस्तान से लड़ करके बांग्लादेश बनवाया, पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनवाया। तो ये एक महिला प्रधानमंत्री थी। महिला प्रधानमंत्री नहीं है कि राष्ट्रपति भी अभी द्रौपदी मुर्मू है। ये अंतरिक्ष यात्री नहीं है महिला की, खेल कूद में नहीं है, स्वर्ण पदक नहीं जीत रही है, गोल्ड मेडल नहीं जीत रही है, क्या नहीं है महिला? वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर, हर कुछ, टीचर, हर क्षेत्र में महिला आज के डेट में है। और सबसे बड़ा बात तो वो घर को भी संभाल कर रखती है। बाहर के काम करने के अलावा वो घर में भी वह काम करती है। तो महिला अभी हर क्षेत्र में पुरुष से कंधा मिलाकर चल रही है, किसी भी मामले में पीछे नहीं है। हर जगह वह क्या है? पुरुष के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रही है। जैसे देखिए, जैसे हो गया आपको IPS, सिविल सेवा में पुलिस, दरोगा, SP, DSP, अंतरिक्ष यात्री, आसमान में भी जा रही महिला, डॉक्टर महिला है, इंजीनियर है। इसके अलावा वह घर के जिम्मेदारी को संभालने का काम करती है। घर का बहुत सारा काम है जिसको करने के लिए हम लोग को अलग से आदमी रखना पड़ेगा एक, और उसका बहुत लंबा सैलरी आएगा। और कोई भी नौकर आपके यहाँ अगर काम करता है पैसा पर, वो आपको 7-8 घंटा ही ड्यूटी करेगा। और ये देखिए, सुबह 4 बजे से लेकर रात के सभी जब खा करके सो नहीं जाते हैं घर में, तब तक 11 बजे तक काम करती है, और फिर आपका घर ग्रोथ करता है या विकास करता है। तो ये बहुत ही क्या है?
विकास में जरूरी है। उसके बाद बिहार सरकार, और देखो महिला को पीछे हमारे समाज में, इसलिए बिहार सरकार ने आगे बढ़ाने के लिए बिहार सरकार पंचायती राज अधिनियम 2006 में लाया है। ये कानून है, अधिनियम है जो 2006 में आया। बिहार सरकार पंचायती राज अधिनियम पूछेगा कब आया, तो 2006 में। और इस कानून के तहत क्या किया गया कि सभी महिलाओं को, बिहार का जितना भी महिला है, सब महिला को 50% आरक्षण यानी कि छूट दिया गया हर जगह, नौकरी में, राजनीति में, सब जगह। इसको आगे बढ़ने के लिए क्या किया सरकार ने, बिहार राज्य पंचायती अधिनियम के तहत इसको 50% का छूट दे दिया है पुरुषों के अपेक्षा। नौकरी वोकरी सब में इसको 50% आरक्षण है। समझ में आ गया कि नहीं? ताकि महिला क्या करे, आगे बढ़े, क्योंकि वह आगे बढ़ती नहीं है, पढ़ती लिखती कम है, इसलिए उसको थोड़ा सा आरक्षण दे दिया गया। नौकरी वोकरी में उसको जल्दी नौकरी हो जाता है। ठीक है। और आजकल का महिला अब ये आरक्षण को समझती है। किसी भी महिला पर आप हाथ उठा दीजिए, ठीक है, देखिए फिर आपको वह महिला एक्ट लगाती है किस तरह से। कि अब लड़ाई झगड़ा होता है, हम लोग अभी गाँव में सुनते हैं कि महिला पर हाथ नहीं उठाना है खाली, क्योंकि महिला पर हाथ उठ गया तो फिर आरक्षण है, वहाँ पे थाना में भी इसका बात सुना जाएगा पहले, और फिर आपका, समझ रहे हैं ना, दिक्कत हो जाएगा आपको। अतः हमें महिलाओं को वैल्यू देनी चाहिए, क्योंकि महिला के बिना हमारा विकास नहीं हो सकता। महिला कहीं भी पीछे नहीं है। और डॉक्टर, अंतरिक्ष यात्री, इसके अलावा हर कुछ है महिला, क्या नहीं। और महिला तो सबसे बड़ा चीज़ है कि घर एक सबसे बड़ा अखाड़ा है, सबसे बड़ा संग्राम, सबसे बड़ा मेहनत का काम जो आपका घर में होता है, वो पूरे घर को संभाल के रखने का काम, बच्चा को तैयार करना, नाश्ता बनाना, खाना बनाना, फिर घर को देखना, पशु इधर उधर सब काम को देखना, और आपके परिवार को संजो करके रखना। और जब आप बाहर से थके हारे आते हैं तो वहाँ पे एक आपके लिए गिलास का ठंडा पानी लेकर तैयार रहती है। तो ये सब काम, इतना बड़ा जिम्मेदारी, ये सब डॉक्टर इंजीनियर के अलावा भी घर में संभाल रही है। तो हम कह सकते हैं कि बिहार हो या हमारा भारत हो, इसका विकास में महिला का बहुत योगदान है। ठीक है। इसके बिना, महिला के बिना हमारा देश या हमारा राज्य नहीं चल सकता है। वैसे भी कहा गया कि हमारा समाज जो है, समाज एक गाड़ी है, इसका 2 चक्का है, 2 पहिया है। कितना पहिया पर समाज का गाड़ी चलता है? ये समाज का एक गाड़ी है। ठीक है। ये एक 2 चक्का है, इसमें एक का नाम है महिला, और दूसरा चक्का का नाम है पुरुष। ये दोनों पुरुष जो है समाज को चला रहा है। अब सोचिए, अगर 2 चक्का का गाड़ी में से कोई एक चक्का अगर पंक्चर हो जाए, यानी कि महिला अगर कमज़ोर हो जाए, तो ये गाड़ी यानी समाज हमारा नहीं चल पाएगा। लेकिन लोगों का सोच घटिया है कि महिला सिर्फ 4 दीवारी घर का नौकरानी है, हाथ पैर का जूती है, जब तक चाहो इसको इस्तेमाल करो फिर छोड़ दो। तो ये सब चीज़ मतलब लोगों का ठीक नहीं है कहना। ठीक है। ये समाज का गाड़ी का एक चक्का है, इसको एक चक्का को कमज़ोर कर करके किसी भी गाड़ी अच्छा से नहीं चलेगा। वो पंक्चर हो जाएगा तो वह एक्सीडेंट हो जाएगा, या उसका रफ्तार क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को, समझदार हैं हम लोग को समझ जाना चाहिए। चलिए, इसको आप लोग समझ गए इस क्वेश्चन को, तो लिख दीजिएगा बढ़िया परीक्षा में 5 नंबर आप ले लीजिएगा। और ये जानकारी के लिए भी और भाषण वाषण के लिए भी बहुत ज़रूरी है। चलिए, इसके बाद, और लेकिन आजकल महिला वालों को भाषण खूब दिया जाता है, लेकिन उसके बारे में सोचा कम जा रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सामाजिक विभेद क्या है, वो आप पहले आप लोग पर जान ही चुके हैं। सामाजिक विभेद क्या है कि जन्म, जाति, भाषा, धर्म आदि के आधार पर प्रत्येक समाज में भेद किया जाने वाला भेदभाव को हम लोग सामाजिक विभेद कहते हैं, है ना। और ये सामाजिक भेदभाव का शुरुआत जन्म से ही हो जाता है कि नहीं। अगर कोई छोटे परिवार में, छोटे जाति में जन्म लिया, तो उससे भेदभाव बड़ा वाला जन्मे से करना शुरू कर देता है। ठीक है। तो ये भेदभाव जो होता है, सामाजिक विभेद, ये जन्म से ही शुरू हो जाता है। और ये विभेद जो है, जब ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो सामाजिक विभाजन हो जाता है। इसके आधार पर समाज का विभाजन भी, कभी बंटवारा भी हो जाता है, उसको हम लोग सामाजिक विभाजन कहते हैं। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है। जब इसको आप लोग समझ गए, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, हमारे समाज में विभेद तो है, हर समाज में विभेद है। कोई ऐसा समाज नहीं है जहाँ पर विभेद नहीं है। हर समाज में हर तरह के लोग, हर जाति धर्म के, तो वहाँ पे विभेद है। तो सामाजिक विभेद में तालमेल किस प्रकार स्थापित करते हैं हम लोग? समाज में विभेद तो हर जगह, लेकिन फिर भी हम लोग का गांव तो एक होकर रह रहा है, सब मिलजुल कर रहा है, सबके यहाँ नौता बारी जाता है, सब आता पीता, खाता पीता है, सबका हाल समाचार सुख दुख में हम लोग साथ देते हैं। तो सामाजिक विभेद तो हालांकि है, हर गाँव में अलग अलग जाति भाषा लोग है। तो फिर वो तालमेल कैसे है, सब मिल करके कैसे है, कैसे स्थापित करते हैं, देखते हैं। तो कह रहा है सामाजिक विभेद में तालमेल स्थापित करने के लिए करना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारा देश गाँव टूट जाएगा। क्योंकि हमारे देश में जाति, भाषा, धर्म के आधार पर सभी लोग आपस में उलझा हुआ है, जिससे देश की एकता, अखंडता टूटी जा रही है। तो हमारे देश में सभी लोग जाति, धर्म, भाषा के आधार पर आपस में उलझा है, जिससे हमारे देश का एकता, अखंडता क्या हो रहा है। जब हम लोग 2 जाति के लोग लड़ जाएंगे, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, बिहारी पंजाबी के नाम पे लड़ जाएंगे, तो इससे हमारा देश का एकता टूट ही जाएगा ना, टूट जाएगा।
तो इसको हम लोग को तालमेल, सवाल ये पूछ रहा है कि तालमेल कैसे करना है, तो इसका एक छोटा सा जवाब है, या तो हम सभी को आपस में मिलजुल कर रहेंगे ना, जब भाईचारा के साथ रहेंगे। कैसे रहेंगे? भाईचारा के साथ रहेंगे। सभी को हम लोग, हिंदू मुस्लिम, ऊंच नीच, अमीर छोटे बड़े जो भी है, सब गोरा काला, सब क्या होगा, हिंदी बोलने वाला, हिंदी बोलने वाला, उर्दू बोलने वाला, हम सभी एक साथ किस तरह से रहेंगे, जिस तरह से एक ये हाथ में सभी पांचों उंगली किस तरह से मिलकर रहता है, हाँ, एकता के साथ हम लोग भाईचारा के साथ के रूप में रहेंगे, एक होकर के रहेंगे, तो फिर हम लोगों को क्या करेंगे, हम लोग विकास कर सकते हैं, और इस तरह से हमारे सामाजिक विभेद खत्म है। जैसे कि इसका सबसे उदाहरण अच्छा बेल्जियम है, कितना अच्छा, वहाँ पे सब तरह का लोग था, हैं, सब भाषा का था वहाँ पे, लेकिन कि वहाँ फ्लेमिश इलाका में कुछ अलग, बेलेनिया इलाका में अलग इलाका था, डच और फ्रेंच दोनों तरह के लोग थे, लेकिन उसने सत्ता में साझेदारी दे दिया और भाईचारा के साथ रहा था, बेल्जियम विकसित है। तो हम लोग भी वैसे ही रहें। तो देखिए, एकता का सबसे अच्छा उदाहरण हमारा क्या है, दांत और जीभ है। देखिए, दांत और जीभ रहता है एक साथ है, ठीक है, वो सटता दांत जीभ सबसे है, लेकिन लगता किसी से नहीं है कभी भी, ठीक है। देखिए, इतना दांत के बीच एक जीभ, देखिए एक मांस का कोमल सा जीभ, इतना कठोर दांत के बीच कैसे है, क्योंकि वो भाईचारा के साथ है, वो मिलता सबसे, लगता किसी से नहीं। हम लोग को भी समाज में रहना, मिलना सबसे है, सबसे मिलना है, लगना अर्थात उलझना किसी से नहीं है, मिलना है हमको सबसे, जीव की तरह रहना है, ठीक है। और ज़रूरत पड़ने पर हम लोगों को क्या करना है, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। जीवन में सबसे अच्छा दोस्ती किसी का कहा गया है, दुनिया में सबसे अच्छा रिश्ता दोस्ती जो होता है, हाथ और आँख का होता है। क्यों? क्योंकि आप देखिएगा कि जब हमारा आँख, जब हाथ में चोट लगता है तो रोता आँख है, और जब आँख रोता है ना, फिर आंसू पोंछने ही हाथ जाता है। तो दुनिया में सबसे अच्छा रिश्ता आँख और हाथ का है, और यही रिश्ता हमको समाज में सभी हिंदू मुस्लिम सभी को एक साथ बना के रखना जरूरी है, ठीक है। तो हमारा देश विकास करेगा, हम लोग विकसित देश की श्रेणी में आएंगे, और फिर हमारा देश विश्व गुरु होगा, और फिर भारत का डंका पूरे दुनिया में जैसे पहले बजता था प्राचीन काल में, वैसे ही फिर बजेगा। तो यही सब हम लोग करेंगे, इसका विभाग, सामाजिक विभेद को तालमेल बैठाने के लिए हम लोग मिलजुल कर भाईचारा के साथ रहेंगे, तो एकता में बल होता है। और कहा भी गया है कि एक बार का कहानी है, एक बार क्या हुआ, आप लोग देखे होंगे कि एक झाड़ू जो होता है ना, जब वह एक धागा में बंधा होता है ना, तो दुनिया के सभी कचरा को वह साफ करता है, लेकिन जब उसी का धागा जब टूट जाए ना, बंधन टूट जाता है ना उस झाड़ू का, तो वह खुद एक कचरा बन के रह जाता है वह झाड़ू। तो कहने का मतलब, हम लोग जितने भी हमारे भारत में जितने भी जाति धर्म के लोग हैं, वो सभी क्या है, एक अगर एकता में बने हैं सब, भाईचारा में, तो सब हम लोग झाड़ू हैं। फिर हम लोग कचरा यानी विदेशी जितना भी आक्रमणकारी या जो भी समस्या हो उसको खत्म कर देंगे, लेकिन जैसे ही हमारा एकता या भाईचारा का धागा टूट जाएगा जिस दिन, उस समय हम लोग भी सब कचरा बन जाएंगे, और हमारा देश फिर से एक गड़क में चला जाएगा, हाँ, ये बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को एकता के साथ रहना जरूरी है, फिर इससे हमारा समाज का विभेद खत्म हो जाएगा, और हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो इसका अच्छा उदाहरण बेल्जियम है, बेल्जियम की तरह हम लोग को रहना है, मिल करके सभी को अधिकार देना है। चलिए, इस चीज़ को आप लोग समझिए। इसको अगर समझ गए तो चलिए, अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विभेद किस प्रकार सामाजिक विभाजन के लिए उत्तरदायी है। और इसको हमने पहले बताया आप लोग के सामाजिक विभेद क्या है। तो समाज में जो हम लोग को जाति धर्म के आधार पर जो भेदभाव किया है उसको सामाजिक विभेद कहते हैं। और ये सामाजिक विभेद जब बड़ा हो जाता है, जैसे क्या हो जाता है, हमारा सामाजिक विभाजन होता है। सामाजिक विभेद का कभी कभी हमारा समाज का बंटवारा हो, जैसे ब्राह्मण और अछूत का बंटवारा हो गया। तो इसके लिए सामाजिक विभाजन, समाज जो बढ़ जाता है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? उत्तरदायी का मतलब कौन जिम्मेदार है, क्वेश्चन यही पूछ रहा है, कौन जिम्मेदार है? सामाजिक विभेद किस प्रकार, क्वेश्चन खुद कर रहा है कि सामाजिक विभेद है, सामाजिक विभाजन के लिए जरूरी, समाज को बंटवारा यानी विभाजन के लिए सामाजिक विभेद क्या है, जिम्मेदार है, क्वेश्चन कह रहा है, हाँ है, उत्तरदायी है। तो कैसे है, यही पूछ रहा है कि सामाजिक विभेद किस प्रकार सामाजिक विभाजन के लिए उत्तरदायी या जिम्मेदार है, ठीक है, या सामाजिक विभाजन का रूप यह कैसे ले लेता है। क्वेश्चन देखिए, दो क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा सुनिएगा। क्वेश्चन दो तरह से पूछेगा, एक तो सामाजिक विभेद किस प्रकार सामाजिक विभाजन के लिए उत्तरदायी है, एक क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। या ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा, आंसर एक ही होगा, इसलिए हमने दूसरा क्वेश्चन किसने सेट किया है। ऐसे पूछता है कि सामाजिक विभेद किस प्रकार सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे होगा कि सामाजिक विभेद किस प्रकार सामाजिक विभाजन के लिए उत्तरदायी है, या सामाजिक विभाजन किस प्रकार सामाजिक विभेद किस प्रकार सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है, ठीक है। इसको हम लोग को आंसर देना है। तो वास्तव में सामाजिक विभेद सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है या उत्तरदायी है कि नहीं है। सामाजिक विभेद ही सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है, या इसके लिए जिम्मेदार भी उत्तरदायी है। दोनों क्वेश्चन के आंसर है। रूप ले लेता है पूछ रहा है, कैसे ले लेता है, तो ले लेता है, या उत्तरदायी है तो उत्तरदायी है, जिम्मेदार है। क्योंकि प्रत्येक समाज में कई संप्रदाय यानी अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, कई धर्म, हिंदू में भी अलग अलग संप्रदाय होता है,
कोई भी समाज में एक संप्रदाय के लोग नहीं है, अलग अलग संप्रदाय के लोग होते हैं, जिसका धर्म अलग होता है, भाषा अलग होता है, रीति रिवाज अलग होता है, सभ्यता संस्कृति अलग अलग होता है। तो विभेद तो है। सामाजिक विभेद जन्म से शुरू हो जाता है। और ये विभेद कब से शुरू हो जाता है? जन्म से। अगर ब्राह्मण के घर जन्म लिए तो हम पंडित जी, अछूत के जन्म लिए तो हम अछूत। ठीक है, ये जन्म से शुरू हो जाता है। विविधता, विविधता का मतलब ये सब अलग अलग होना, इसी को विविधता कहते हैं। अलग अलग है हम लोग इंडिया में। विविधता अच्छी चीज़ है, किसी भी देश के लिए विविधता अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए, है कि नहीं? अगर किसी जंगल में बहुत सारा जाति का पेड़ पौधा है तो ये अच्छा बात है ना। तो किसी देश में अगर अलग अलग जाति धर्म भाषा के लोग हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन देश के लिए घातक होता है। विविधता अच्छी चीज़ है, लेकिन ये देश के लिए क्या हो जाता है? घातक हो जाता है। वहाँ पे लोग एक दूसरे से उलझ जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? देश के लिए घातक है। लेकिन अगर हम सभी जाति धर्म में ही उलझे रहेंगे तो हमारा देश क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा है। अतः सामाजिक विभेद को मिटा देना है। सामाजिक विभेद को कैसे मिटाना है? भाईचारा के द्वारा, एकता के द्वारा है। मिटा कर हम लोग सामाजिक विभाजन को रोक सकते हैं। तो समझ गए सामाजिक विभेद या समझ किस प्रकार सामाजिक विभाजन के लिए उत्तरदायी है। इसलिए उत्तरदायी कि हम लोग इसमें उलझ जाते हैं तो हमारा देश कमजोर हो जाता है। और इसको खत्म कैसे करेंगे? इसको खत्म करने के लिए हम लोग सामाजिक विभेद को मिटाने के लिए हम लोग भाईचारा एकता के साथ रहना है। जाति पाति ये सब चीज़ नहीं करना है। इससे हमारा सामाजिक विभाजन नहीं होगा। ठीक है, सामाजिक विभेद रहते हुए भी हमारा देश ठीक रहेगा। ठीक है, अब देखिए तो हमारा सामाजिक विभेद है कि नहीं है? सामाजिक विभेद है, हमारे समाज में विभेद है, हर जाति भाषा के लोग हैं। तो कह रहे हैं सामाजिक विभेदों का लोकतांत्रिक राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये सामाजिक विभेद का राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, तो देखिए राजनीति पर क्या पड़ता है। सामाजिक विभेद लोकतांत्रिक राजनीति को पूरी तरह प्रभावित करता है। ये अपने अपने जाति वाला को क्या करेगा? लोग वोट देता है। हम जानते हैं कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति के द्वारा देश की एकता और अखंडता को तोड़ डाला। और अंग्रेज ने हमारे भारत को कैसे गुलाम बनाया? फूट डालो और शासन करो, दो को आपस में लड़ा दिया। और हम लोग भी अगर वही कर रहे हैं अभी भी सामाजिक समाज में ऊंच नीच गरीब अमीर छुआछूत अभी भी उस पर लड़ रहे हैं, तो हम अंग्रेज से कौन सा कम है? अभी कोई कम है? नहीं है। तोड़ डाला। इसके तहत खराब उम्मीदवार को भी जीत हो जाता है। क्यों खराब हो जाता है जीत की पता है? क्योंकि सामाजिक विभेद के आधार पर, क्योंकि वो खड़ा हुआ क्योंकि वो मेरा जात का है। अब वो कैसा है, वो नंगा है, भ्रष्टाचारी है, बदमाश है, गुंडा है, डकैत है, ये नहीं देखते हैं हम लोग। वहाँ क्या देखते हैं? विभेद का वो जात का है अपना, और दूसरा जो खड़ा हुआ दूसरा जात का है। अच्छा नेता है लेकिन वो दूसरा जात का है, दूसरा धर्म का है, उसको नहीं देना है। इससे क्या होता है बोलिए? इससे राजनीति में खराब उम्मीदवार क्या होता है? खराब उम्मीदवार जीत जाता है। जाति का तरफ लोग वोट देते हैं, अपना जात का लोग खराब हो देते। अच्छा लोग था, कोई खड़ा हुआ था पढ़ल लिखल भी था लेकिन वो दूसरा जात का था, नहीं दिया। तो इससे खराब उम्मीदवार जब जीतेगा, और खराब लोग को जो आप जिता दीजिएगा तो वह समाज के लिए सोचेगा? कभी भी वो नहीं सोचेगा। तो जातिवाद से क्या होता है? सबसे सामाजिक विभेद सबसे क्या होता है? हम लोग अच्छा आदमी को वोट नहीं देकर अपना जात खराबे को दे देते हैं। ठीक है, इससे खराब उम्मीदवार भी जीत जाता है। जीतने के बाद जिससे समाज या राज्य का विकास नहीं होता है, वह विकास नहीं करता है किसी का। ठीक है, नहीं होता है। यह समाज में मतभेद फैलाने का काम करता है। ये जितने के बाद समाज में जाता है तो लड़ाने के काम करता है लोग। ऐसा नेता जो जाति के बल पे जीता है वो बाद में फिर जातिवाद फैलाता है। सब समाज में एक दूसरे को लड़ाते रहेगा, ऐसे ऐसे करते रहेगा। जैसे कि उत्तरी आयरलैंड में एक ही धर्म के मानने वाले कैथोलिक प्रोटेस्टेंट आदि अलग अलग पार्टी का निर्माण करता है। अतः इस प्रकार से सामाजिक विभेद लोकतांत्रिक राजनीति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और देखिए उत्तरी आयरलैंड एक देश है, वहाँ पे ईसाई सब रहता है। ईसाई जो है दो प्रकार का बटा हुआ है। ईसाई जो है वह दो भाग में बटा है, एक कैथोलिक और दूसरा प्रोटेस्टेंट में। ईसाई दो प्रकार का, कैथोलिक और कोमा लग गया है प्रोटेस्टेंट में। और ये दोनों क्या करता है? विभेद करता है। दोनों ईसाई है, कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट, दोनों को पूजा करने के ढंग थोड़ा सा अलग अलग है। इन दोनों में अब क्या करता है? जातिवाद। जो कैथोलिक वाला खड़ा होगा खराबे है तो उसी को वोट देता है, वो सब खराबे को जिताता है। दूसरा प्रोटेस्टेंट में अच्छो का हुआ तो उसको नहीं। तो इससे आयरलैंड का क्या हो गया? थोड़ा सा आयरलैंड का विनाश हो गया। तो वैसे हम लोग को भी नहीं करना है कि जात पात के आधार पर वोट नहीं करना है। इससे लोकतंत्र राजनीति में बुरा प्रभाव क्या पड़ेगा? इससे समाज का या राज्य का विकास नहीं होगा। ऐसे लोग जब जीतेंगे और देश का अखंडता एकता को तोड़ेगा, और ऐसा लोग क्या करेगा? समाज में मतभेद फैलाएगा। जैसा अंग्रेज कर रहा था, हम लोग को फूट डालो और शासन करो कर रहा था, तोड़ रहा था। ये जीतने के बाद ये नेता भी जो जात के नाम पे जीता है वो ऐसा ही करेगा। सेम अंग्रेजी वाला नीति करेगा और हमारे समाज को तोड़ ताड़ करके रख देगा, हमारा देश को, हमारे समाज को ये बर्बाद कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या करता है? अतः इस प्रकार से सामाजिक विभेद जो है लोकतांत्रिक राजनीति पर भी बुरा प्रभाव डालता है। ये नहीं होना चाहिए। हम लोग को देखिए, हम लोगों को जात देख करके
जात देख करके हम लोग को जात देख करके हम लोग क्या चुनते हैं पता है? जात देख करके हम लोग गाय बकरी खरीदते हैं, गाय खरीदते हैं जात देख करके, है कि नहीं? कि दोगली है कि सुरती है कि गुजराती है, ठीक है। सरकार नहीं चुना जाता है जात देख करके, जात देख कर गाय बकरी खरीदा जाता है। समझ में आ रहा बात आप लोगों को? जात देख करके गाय बकरी खरीदा जाता है, भैंस खरीदा जाता है। सरकार किसी देश का चुना नहीं जाता है, वो गाय बकरी नहीं है, इसीलिए जात देख करके वोट नहीं देना है। समझ में आ रहा कि नहीं? तो ये बात हो गया। आप लोग इस चीज़ को समझ गए कि नहीं? बुरा प्रभाव पड़ता है, डालता है। हम लोग को जात पर वोट बिल्कुल नहीं देना है, ठीक है। आप लोग नहीं, जात देख करके इस नस्ल का गाय है तो ज़्यादा पैसा इसका कम, पता है ना? तो जात देख करके गाय बकरी खरीदा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है। तो हम लोग का सामाजिक विभेद या सामाजिक अंतर है कि नहीं हम लोग के समाज में? सामाजिक अंतर है ना? ये सामाजिक अंतर और कैसे कैसे ये सामाजिक अंतर को यहाँ पे विभेद कहा गया। हम लोग विभेद जिसको कहते आ रहे थे तभी से विभिन्नता या विभेद कह रहे थे, इसी को यहाँ विभेद का मतलब क्या? अंतर, विभेद करे अंतर करे एक के शब्द ना है, या विभिन्नता या विभिन्नता भी वही हुआ। यहाँ पे थोड़ा सा घबराना नहीं है कि कौन सा नया शब्द अंतर आ गया। तो सामाजिक विभेद या सामाजिक विभिन्नता कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप लेता है कि नहीं लेता है? बोले थे ना, जब यही सामाजिक विभेद जब बहुत बड़ा हो जाता है तो विभाजन में समाज बढ़ जाता है इसके आधार पर, जैसे ब्राह्मण और अछूत। तो यही पूछ रहा क्वेश्चन, सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है? सामाजिक विभाजन का रूप, ये जो सामाजिक विभेद या सामाजिक विभिन्नता या सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है? तो लिखा है, कह रहा है कि जब एक सामाजिक अंतर किसी दूसरे सामाजिक अंतर से खास हो जाता है, हाँ, और बड़ा हो जाता है, तो लोगों को महसूस होने लगता है कि वे दूसरे संप्रदाय के हैं, इससे सामाजिक विभाजन हो जाता है, नहीं समझे? तो यहाँ पे कह रहा है कि जब एक सामाजिक अंतर, जैसे कि कोई क्या है पैसा वाला है, और एक कोई पैसा वाला को नहीं है, कम है, गरीब है, कोई अमीर है, और ये दोनों में इतना गरीबी अमीर इतना ज़्यादा बढ़ जाए, इतना बढ़ जाए, इतना अमीर हमेशा क्या करे, अपना अमीरी वाला थी को रोब को लेकर हमेशा चलते रहे, लोग को पूरा ढोस जमाते रहे, सब गरीब सब पे, खास वो अमीरिये वाला हमेशा अंदाज में चले पूरा, है। तो ये अंतर उसके लिए क्या हो जाएगा? खास हो जाएगा और बहुत बड़ा हो जाएगा। कोई बहुत नीचे हो जाएगा समाज में कोई, तो ये बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा अमीर और गरीब के बीच। तो समाज तब उससे कमजोर जो आदमी गरीब है उसको महसूस होने लगेगा कि लगता है, दो बार हो गया, लगता है कि वो दूसरे संप्रदाय का है, हम गरीब हैं, वो क्या है अब अमीर है। उस दिन से सामाजिक विभाजन हो गया। हम कोई पैसा वाला है, हम कम पैसा वाला है, धीरे धीरे बहुत कम पैसा वाला, वो पैसा वाला बहुत ज़्यादा पैसा वाला हो गया, जिससे उसको दूसरा को लगने लगे हम दूसरा क्या है, हम दूसरा अथी के हैं, कैटेगरी के हैं, ठीक। और इस तरह समाज बढ़ जाएगा अमीर में और गरीब में। उस दिन से ये इसको बार बार अमीर जो इसको जलाएगा, और इससे अब उस दिन से ये इसके यहाँ जाना आना बंद कर देगा और समाज में विभाजन बंटवारा हो जाएगा, दोनों अलग हो जाएगा। तो इसलिए कोई भी सामाजिक अंतर जब एक दूसरे से खास हो जाता है और बड़ा हो जाता है तो ये सामाजिक विभाजन का रूप लेने लगता है, क्योंकि इसमें छोटा को महसूस होने लगता है कि हम उसका टक्कर का न है। तो वो कहता है हम दूसरा हो गया, आज से अब हम गरीब हो गए या हम आज से अछूत हो गए। तो इस तरह से सामाजिक विभाजन हो जाता है। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा भारत के संविधान के बारे में चर्चा करेंगे, हाँ। और ये सब हम लोग को छुआछूत, ये वो फलना चिलना, किसी को छोटा कहना बड़ा कहना, ये सब हम लोग का संविधान में नहीं है। क्योंकि संविधान का नाम है क्या? संविधान, अर्थात सबके लिए बराबर, सब मतलब बराबर, विधान मतलब नियम, सबके बराबर रूल या बराबर नियम होगा। और बहुत सारा लोग छुआछूत को मानता था या मानता है, नहीं मानना चाहिए। बहुत सारा लोग किसी को दबा के भी रखता है समाज में, अमीर लोग गरीब को दबा के रखता है, बहुत सारा महिला को भी दबा के रखता है। तो ये सब नहीं कर रखना चाहिए। इसके लिए हम लोग संविधान में तो बहुत सारा अनुच्छेद है, लेकिन इसमें कुछ मेन अनुच्छेद है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, या हम लोग को जानना चाहिए। एक जागरूक नागरिक होने का मतलब मामले में पढ़े लिखे हैं, इसलिए हमको ये जानना जरूरी है, और तब हम लोग अपने अधिकार के बाद देखिए। तो हमारे संविधान में अनुच्छेद, हमारे संविधान का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 19, यह अनुच्छेद हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। स्वतंत्रता मतलब हम सबको आज़ाद हैं, हम लोग बोलने के लिए, चलने के लिए, कहीं भी अपने देश में कहीं भी ज़मीन खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए, रोजगार काम करने के लिए, ठीक है। इसके लिए हम क्या है, किसी भी जाति में विवाह शादी करने के लिए अनुच्छेद 19 हमको आज़ादी, स्वतंत्रता का अधिकार देता है। पूछिएगा स्वतंत्रता का अधिकार भारत के किस अनुच्छेद में है? 19वां अनुच्छेद में। ये हमको आज़ादी का क्या सब आज़ादी देता है? बोलने का, कारोबार करने का, ज़मीन खरीदने का, घूमने का, टहलने का, फिरने का, बोलने का। हाँ, तो बोलना भी वहीं तक, टहलना भी ये नहीं सोचिए टहलने के लिए कहा है अब दूसरा के बेडरूम में जाकर टहलेंगे,
या बोलने के लिए कहा था, अब किसी को गाली देते रहेंगे, माइक में गरियाबत रहेंगे। अब बोल लेगा तो कहेंगे कि देखो हम कहे तू बोलता है, हमको पढ़ाया सर जी अनुच्छेद 19 बोलने का आज़ादी, अभिव्यक्ति का आज़ादी दिया है। तो बोलना वहीं तक है, टहलना वहीं तक है जहाँ तक दूसरे को ठेस ना पहुँचे, वहीं तक। ये भी ध्यान रखना है कि नहीं है? हाँ, तो यही है, बोलना वहीं तक है जहाँ से दूसरे के मान सम्मान को हानि न पहुँचे, वहाँ तक बोलने को हमको पूरा आज़ादी। घूमने फिरने बिहार भारत के किसी भी राज्य में हम लोग को घर बना सकते हैं, वहाँ पर रह सकते हैं, शादी ब्याह किसी भी जाति से कर सकते हैं। ये हमारा संविधान अनुच्छेद इस चीज़ का आज़ादी देता है। अब बोलिए, अब किसी को अगर दबाया जाएगा, कहीं गए इधर मत आओ, उधर मत जाओ, ये मत बोलो, वे मत बोलो, हाँ जब के रहो, ऐसा करो वैसा करो। अगर किसी को हम दबा कर मजबूरी से, किसी लड़का लड़की बच्चा किसी को दबा कर मजबूरी से कोई भी काम किसी से भी करवाते हैं, दबाते हैं, तो उसका अनुच्छेद 19 का जो अधिकार है संविधान को, उसको हम छीन रहे हैं। और इसके आधार पर तब हम पर कानूनी कार्रवाई हो सकता है। अगर हम किसी को ये अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार अगर हम किसी का छीनते हैं, तो हम संविधान के हिसाब से अगर वो अगर केस करता है तो हम उसके लिए गुनहगार होंगे, उसको हमको सजा मिलेगा। इसलिए किसी का अधिकार को, स्वतंत्रता का अधिकार को, बोलने को, चलने को, सबको हम लोग छीन नहीं सकते हैं कहीं भी। ठीक है, इसके तहत उसके बाद देखिए अनुच्छेद 15 भी इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 15 के तहत भेदभाव की मनाही की गई है। किसी में हम लोग को जाति उति कुछ के आधार पर भेदभाव अमीर गरीब के आधार पर नहीं करना है। करेगा तो 15 अनुच्छेद के तहत माना कर रहा है, 15 अनुच्छेद के ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा करेगा तो संविधान को तोड़ेगा वह लोग। और फिर जब संविधान को तोड़ेगा तो मामा आएगा, उसको पकड़ के ले जाएगा। मामा समझते हैं ना, पुलिस वाला। ठीक है, तो चलिए उसके बाद कहता है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत, जिसको अस्पृश्यता कहते हैं, अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत किया गया है। पहले छुआछूत होता, ब्राह्मण सब ना छोटे जात के पूरा सोने से छुआ जाता था, हैं। तो इसलिए इसके तहत क्या किया गया है, इसलिए छुआछूत के कारण जानते हैं, हिंदू समाज में बहुत सारा छोटा जाति का लोग ना धर्म बदल लिया है। बहुत सारा हिंदू जाति का, छोटा हिंदू धर्म का जो छोटा जाति का लोग होता है, वह सब बहुत सारा धर्म बदल के बहुत सारा ईसाई या बौद्ध धर्म को अपना लिया बहुत लोग। जानते हैं क्यों? और वो ठीक किया, करना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हिंदू धर्म हमारा, इसमें छुआछूत बहुत बड़ा है, बहुत बीमारी है। यहाँ पे छोटा जाति को छूने के पहले नहाया जाएगा, ये वो, उसको आने नहीं दिया जाता था। पहले भीमराव अम्बेडकर के साथ हुआ, ओम प्रकाश वाल्मीकि का एक कहानी है जूठन, वहाँ उसमें आप पढ़िएगा, वो अपना आत्मकथा है, अपना जीवन में सच में उसको बेचारा का ऐसा हुआ था। वो जहाँ पर जाता था ना, तो जिसको महार जाति, डोम जाति कहते हैं, भीमराव अम्बेडकर भी थे, जहाँ जाता था ना किसी के हाथ, वहाँ का मिट्टी काट कर वो लोग फेंकता था। बताइए, इस तरह का कहीं इंसान के साथ इस तरह का छुआछूत, सलाह हम लोग आजकल बोलिए, आजकल का इंसान का फैशन है और अलग का है। अभी तो ठीक है, बहुत ठीक है, हाँ, लेकिन इंसान का सोच बहुत घटिया है। हम देखे हैं, इंसान कुत्ता को गोदी में ले लेगा, एक मनुष्य को छूने के बाद कहता है छुआ गए। कौन सा ये हमारा ये तरीका है? कुत्ता एक जानवर को गोद में उठाकर नू 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 बाबू बाबू हम लोग ललकारते हैं, उसको पूरा हाँ प्यार करते हैं, उसका चेहरा को चूमते हम देखें शहर में। और किसी इंसान को छूने से, तुम छुआ कैसे गया? एक कुत्ता को तुम गोदी में लेकर घूम रहा है, वहाँ पे तुम छुआया नहीं, इंसान से छुआ जाएगा। तो ये एक तरह से घटिया सोच है। ठीक है, इससे हम लोग को दूर होना जरूरी है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अनुच्छेद 17 हम लोग को अस्पृश्यता यानी छुआछूत से आज़ादी देता है। ये सब क्वेश्चन है कि छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? 17 भेदभाव का मनाही, 15 स्वतंत्रता का अधिकार 19 में दिया गया है। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये तीनों अनुच्छेद हमको याद करना है। यहाँ सब्जेक्टिव आता है परीक्षा में खूब ज़्यादा। तो देखिए, ये सब भेदभाव हम लोग को करना चाहिए, नहीं करना? भेदभाव करेंगे तो हम लोग कौन अनुच्छेद को तोड़ेंगे? हम लोग अनुच्छेद 15 को तोड़ेंगे, और फिर हम लोग कानून के पास हम लोग के लिए दंड है फिर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, और ये सब भेदभाव हम लोग समाज में होता है। और यहाँ पर देखिए, एक रंग भेद पूछता है क्या है। अब देखिए, रंग भेद नामे से पता चल रहा है, रंग के आधार पर, चमड़ी के रंग के आधार पर भी बहुत सारा लोग भेदभाव करता है। वो गोरा है, ये काला है, सुने हैं? तो चमड़ी के रंग के आधार पर जो लोग भेदभाव करता है, उसको हम लोग रंग भेद कहते हैं। क्या करते हैं? रंग भेद करता है ना बहुत सारे लोग, गोरा और काला के बीच रंग भेद। तो चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों में किए जाने वाले भेदभाव को हम लोग रंग विभेद कहते हैं। यह मौलिक अधिकार को छीन लेता है। जो कि मौलिक अधिकार हम लोग का है कि हम लोग कोई किसी से कोई क्या करेगा? भेदभाव नहीं करेगा। स्वतंत्रता का अधिकार है, सबको समानता का अधिकार है कि नहीं है? और ये भेदभाव करके मौलिक अधिकार छीन लेता है, समानता का अधिकार छीन लेता है। जबकि लोगों को सब गोरा काला सबको समान अधिकार दिया गया है संविधान में, लेकिन ये भेदभाव उसको छीनता है, जो कि एक सामाजिक बुराई हम लोग को नहीं करना चाहिए। हैं? क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि इंसान का देखिए, इंसान का देखा जाता है कर्म, उसका चमड़ा नहीं देखे कि चमड़ा तो उसका मरने के बाद फिर क्या होता है? मरने के बाद जल जाता है एक दिन, बुढ़ारी होने के बाद उसका चमड़ा तो फिर सबका तो गोरा काला सब वैसे ही लूज हो जाता है। रहता है इस दुनिया में तो उसका नाम, उसका काम रहता है, कर्म रहता है। ठीक है, तो चेहरा से कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए, बिस्मिल्लाह खान थे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उसका चेहरा इतना खराब रूप था। ठीक है, उसके चेहरा में जगह जगह गड्ढा था, लेकिन कि दुनिया उसका दीवाना था।
क्यों? क्योंकि उसका चेहरा पे नहीं, उसका काम पे। महात्मा गांधी भी देखने में कुछ खास खूबसूरत तो नहीं थे, लेकिन आज दुनिया उसको बापू कहता है, तो वो काम पे कहता है, चेहरा पे नहीं जाना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। मदर टेरेसा, देखिए आप कहिएगा सुंदर कौन है, आप लोग सुंदर तो ऐश्वर्या राय भी है, लेकिन अगर मदर टेरेसा को सामने में खड़ा कर दिया जाए तो ऐश्वर्या राय सुंदर नहीं है, वो खूबसूरत है केवल। ऐश्वर्या राय खूबसूरत है जबकि मदर टेरेसा सुंदर है। और मैं बता दूं आपको कि खूबसूरत और सुंदर में अंतर है। खूबसूरती और सुंदरता में बहुत बड़ा अंतर है। खूबसूरत वो होता है जिसका चेहरा बढ़िया होता है, सुंदर उसको कहते हैं जिसका पूरा व्यक्तित्व ही अच्छा होता है। तो इसलिए आप लोग प्रयास कीजिए, खूबसूरत नहीं भी होंगे तो काम चलेगा, खूबसूरत नहीं भी है तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन आपको सुंदर होना जरूरी है। सुंदर आपका व्यवहार से होता है, जो कि मदर टेरेसा थी। बहुत सारे अनाथ बच्चे को पाला पोसा बड़ा किया। तो देख लीजिए, इसलिए आपको हम कहते हैं कि आप सुंदर बनिए, ठीक है। आप अपने जीवन को बनाइए, सफल बनिए आप, ठीक है। क्योंकि चेहरा का रंग पे मत जाइए, समझ रहे हैं ना। चेहरा के रंग पे पाउडर क्रीम पर नहीं जाइए, क्योंकि कहा भी गया है कि बोरो प्लस फेरन लवली लगा लगा के जग मुआ गोरा भयो न कोय। ध्यान से सुनिएगा, बोरो प्लस और फेरन लवली लगा लगा कर जग मुआ गोरा भयो न कोय, ओप्पो वीवो फोन ले लियो कालो बचो न कोय, ठीक है। अब फिल्टर आ गया है, ओप्पो वीवो फोन आ गया है, अब कोई काला नहीं है दुनिया में। देखिए, हम देखिए काला काला लोग को भी देखते हैं, ऐसा फिल्टर लगाता है ना वो पूरा गोर झकझक नजर आता है। अब मिलने के बाद तो देखिएगा तो हाँ पता चलिए जाएगा। तो इसीलिए और हम उस लोग से भी कहना चाहेंगे कि देखिए फिल्टर भी उतना ही लगाइए चेहरा पे जितना मिलने के बाद आपको शर्म नहीं आए, ठीक है। इस तरह का लोग फिल्टर में बदल लेता है अपने आप को, मिलने के बाद शर्म आता होगा, देख मिलने के बाद तो फिर आपका असली रूप आ जाता है सामने। इसलिए फिल्टर उतना ही लगाइए जितना कि मिलने के बाद आपको शर्म नहीं आए, ठीक है। तो रंग में कुछ भी नहीं रखा है। किसी ने कहा है कि दुनिया गोरे रंग के नशा में चूर है, ये दुनिया गोरे रंग के नशा में चूर है, लेकिन मेरा कृष्ण काला होकर भी मशहूर है, ठीक है। तो काला भी बड़ा अच्छा चीज है, इसको भेदभाव इसके साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। पूरा दुनिया गोरे गोरे में है, और देखिए कृष्ण काला है और दुनिया का सबसे ज्यादा लड़की उसी के ऊपर मरती थी। पूरे गोपी जितना थी 16 लाख गोपी कहता था कि उसके ऊपर एक कृष्ण जी के ऊपर मरती थी, तो वो काला है। और देखिए काला तो इंसान का सुंदरता होना चाहिए, खूबसूरती मायने नहीं रखती है। खूब आप सुंदर बनिए, व्यवहार को सुंदर रखिए, ठीक है। आपका बात हुआ खूबसूरती का, तो उसके लिए फेयर एंड लवली है, ये है बोरो प्लस है, ये है फेयर एंड हैंडसम है, ये है, और क्या क्या होता है पता नहीं, वो सब है, ये है। वो सब नहीं है तो फिर आपका ओप्पो वीवो मोबाइल है, ये है, वो आपको गोर करिए देगा अंत में। तो ये सब चीज़ पे आप लोग परेशान नहीं होइएगा ज़्यादा। तो रंग भेद नहीं करना है, ये सामाजिक क्या है, एक तरह का बुराई है। रंग भेद का विरोध सबसे पहले कहेगा, ये रंग भेद का विरोध सबसे पहले दुनिया में किसने किया था? तो सबसे पहले मार्टिन लूथर किंग ने इसका विरोध किया था। और ये कहाँ का रहने वाला था? अमेरिका का रहने वाला था। मार्टिन लूथर किंग ने सबसे पहले रंग भेद का विरोध किया था। और पता है दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के साथ भी हुआ रंग भेद। ये जब दक्षिण अफ्रीका गए तो वहाँ इसने फर्स्ट क्लास का टिकट कटाया था, और ये फर्स्ट क्लास में बैठ गए। और वहाँ पे क्या होता था, दक्षिण अफ्रीका में जो ट्रेन था ना, उसमें 2 तरह का जो था ना डब्बा था है। एक था व्हाइट टाउन जिसमें गोरा गोरा लोग बैठता था, एक था ब्लैक टाउन जिसमें काला लोग बैठता था। गांधी जी अपना इंडिया से तो काला ही थे हैं, तो इसने टिकट लिया गोरा वाला का, ये बैठ गए, संविधान का पढ़ल लोग बैठ गए उसमें। तो अंग्रेजों का चलो निकलो यहाँ से, तुम नहीं देखता है यहाँ पे व्हाइट टाउन है? तो कहा व्हाइट टाउन है तो क्या, देखो मेरे पास टिकट है। संविधान पढ़ल लोग था, संविधान था, वकील था, लड़ गया। कहा वो सबसे नहीं जानते, तुम ब्लैक टाउन में जाओ, तुम काला आदमी है, तुम टिकट टुकट कुछ नहीं मानते हैं, निकलो। कहा हम नहीं जाएंगे। अब बस स्टेशन आया ना, महात्मा गांधी को लात मार कर ट्रेन से क्या अंग्रेज सब दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन से गिरा दिया। और महात्मा गांधी वहाँ पर उठा और अपना धोती को बांधा, और उस समय कहा हम कसम खाते हैं कि जिस तरह से तुमने मुझे ट्रेन से लात मारी है, अगर हम तुझे इंडिया से लात नहीं मार दे अंग्रेज, तो तुम कहना कि महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी फिर उसके बाद इंडिया आ जाता है 1915 में। और उसके बाद अंग्रेज से किस तरह से बिहार के चंपारण से आंदोलन शुरू करता है, और एक समय आता है कि अंग्रेज को भागना पड़ता है इंडिया को छोड़ करके। तो ये रंग भेद का विरोधी महात्मा गांधी भी इसका शिकार हो गए थे। और इसका विरोध सबसे पहले किसने किया था दुनिया में? तो मार्टिन लूथर किंग ने किया था। और मार्टिन लूथर किंग को जो महात्मा गांधी का जो वैल्यू है इंडिया में, वह वैल्यू अमेरिका में है। पूछता अमेरिका का गांधी किसे कहा जाता है? तो अमेरिका का गांधी हम लोग मार्टिन लूथर किंग को कहते हैं, और इसने रंग भेद का विरोध किया था। समझ में आ गया? एक तो रंग भेद क्या समझ में आएगा। उसके बाद 2 व्यक्ति रंग भेद का पहला विरोधी कौन थे? मार्टिन लूथर किंग। और अमेरिका का गांधी किसे कहा जाता है?
मार्टिन लूथर किंग को कहा जाता है। तो इस तरह से आप लोग बात को समझ गए। रंग भेद आप लोग कीजिएगा क्या, नहीं करना है, किसी को भी रंग भेद नहीं करना है, क्योंकि काला लोग, हम तो काला लोग को देखे हैं बहुत सुंदर होता है, ठीक है। गोरा लोग हम देखें, ढेरी ढेरी गोरा लोग देखें, हम CBSE वाला लोग सब देखें, इतना गोरा होता है ना, भुचाक सन लगता है देखने में। हाँ, गोरा साफ देखने में किसी को लगबे नहीं करता है, साफ बेकार बदरंग लगता है देखने में है। तो इसलिए ना काला लोग रहता है, उसका चेहरा पर पानी सिहरी चढ़ता है अभी, ठीक है। इसलिए अब गोरा काला हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हालांकि अब यहाँ पर काला का पक्ष लेके फिर हम गोरा के साथ विभेद कर देंगे हम, ये नहीं मेरा कहने का मतलब। मेरा कहने का मतलब है सब ठीक है, ठीक है, जो है सब बढ़िया है। देखिए अच्छा, हम कहते हैं किसी को, हम गोरा को काला को खराब कहते हैं, लेकिन दुनिया में देखिए बेटा सब माँ का सब बेटा, चाहे गोरा हो काला हो, सब माँ के लिए प्यारे होता है। तो देखिए दुनिया को हम लोग देखते हैं मतलब के नज़र से। लोग कहता है दुनिया को कोई चश्मा से देखता है, कोई दूरबीन से देखता है, कोई सूक्ष्मदर्शी से देखता है, लेकिन हकीकत है कि दुनिया को सब मतलब के नज़र से देखता है। जिससे मतलब है उसको अच्छा कहते हैं, जिससे मतलब नहीं है उसको हम लोग खराब कहते हैं, ठीक है। अच्छाई और बुराई हर इंसान में होता है, ठीक है। जिससे हमको मतलब है हम उसका अच्छाई देखते हैं, जिससे मतलब नहीं है हम उसका बुराई देखते हैं। तो कोई अगर बुरा कहता है इसका मतलब आप बुरा नहीं है, इसका मतलब है कि उसको आपसे मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस बात को आप समझ लीजिएगा। कोई अगर बार बार आपको अच्छा कह रहा है तो समझ लीजिए कि वो आपसे कोनो काम करवाना चाहता है, ठीक है। ये बात भी है, बिना मतलब के अगर कोई आपको पुलिस मार रहा है, बड़ाई कर रहा है, तो समझ लीजिए वो उसको आपसे कोई ना कोई काम है, ठीक है। कोई बुराई कर रहा है आपका, इसका मतलब समझ लीजिए आपको उससे आप काम खत्म हो गया है। इसमें आप अच्छा बुरा है ही नहीं है कोई रहती, लेकिन लोग इससे चिंता में पड़ जाता है। चिंता का कोई बात ऐसा है ही नहीं है। तो इस चीज़ को आप समझ गए, इसको समझ गए तो हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने है कि लोकतंत्र में द्वंद्ववाद क्या है। तो लोकतंत्र में द्वंद्ववाद क्या होता है, तो द्वंद्ववाद लोकतंत्र में स्वतंत्रता पर आधारित शासन व्यवस्था है, लेकिन कहीं कहीं इसका पालन नहीं होता है, जिसे लोकतंत्र का द्वंद्ववाद कहते हैं। लोकतंत्र में हम लोग को अनुच्छेद 19 में क्या अधिकार दिया गया है बताइए तो? स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, कहीं भी रह सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घर बना सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, शादी ब्याह कर सकते हैं, रह सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे इसका पालन नहीं होता है। कहाँ नहीं होता है? तो जैसे 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 मुंबई में, जब मुंबई में काम करने के लिए गए ना बिहारी साहब, मुंबई में मराठियों द्वारा उत्तर भारतीय का मतलब क्या हुआ? यूपी बिहार का लोग, उत्तर भारत यूपी बिहार का लोग बम्बई में जब काम करने गए तो यहाँ पर मराठी सब लोग का काम क्या हो गया, बिहारी सब छीन लिया। वहाँ का मराठी सब लेबर सब महंगा में 800-900 में, बिहारी सब गया 600 में करने लगा। तो वहाँ के लेबर सबको, वहाँ से लोग सबको लगा कि ये बिहारी जाके मेरा काम क्या कर लेगा, छीन लेगा। और वो सब इस सबको मार करके वहाँ से मराठी सब क्या किया, मुंबई में बिहारी सबको मार मार कर भगाना शुरू कर दिया। तो ये क्या कहीं ना कहीं नहीं कर रहा है अनुच्छेद 19 का उल्लंघन? स्वतंत्रता का अधिकार, हमको कहीं भी काम करने का आज़ादी। तो क्या भारत तुम्हारा मराठी का देश है? सिर्फ भारत, मुंबई सिर्फ मराठी का है क्या? बिहार सिर्फ बिहारी का है क्या? क्या यहाँ यूपी वाला आके बिजनेस नहीं कर सकता है क्या? क्या बंगाल के लोग आकर यहाँ लोहा टीना नहीं बेचता है क्या बिहार में? हम लोग कभी मार भगाए क्या उसको? लेकिन यहाँ पर देखिए द्वंद्ववाद हो गया था। कहने में लोकतंत्र स्वतंत्रता पर आधारित शासन है, लेकिन कहीं इसका पालन नहीं होता है। जैसे कि मुंबई में मराठी के द्वारा उत्तर भारतीय यानी यूपी बिहार के लोगों को हिंसा का शिकार बनाया। हिंसा मतलब उसको मारा गया, पूरा मारा पीटा गया, पूरा बेल्ट खोल करके, पूरा डंडा लोहा तलवार फरसा से मारा गया, इस तरह से दौड़ा दौड़ा करके मारा गया। ये हो गया एक ही उदाहरण है। और देखिए मैसूर में बिहारी हो गया, यहाँ पे क्या होगा, बिहारी, मैसूर में बिहारी विद्यार्थी के साथ मारपीट किया गया, भगाया गया वहां से। बताइए स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है क्या? हमको पढ़ने का अधिकार नहीं है कहीं भी? हमारा मैसूर हमारा भारत नहीं है क्या? भारत का नहीं है क्या वह? ठीक है। असम में भी बिहारी को भगाया गया, असम में भी बिहारी विद्यार्थी के साथ मारपीट किया गया। ये सब उसका पालन नहीं हो रहा है वहाँ पे। समानता का जो स्वतंत्रता का अधिकार है, ये आधारित ऐसा कानून है हमारा इंडिया का, लेकिन कहीं भी इसको नहीं मानता। इसी को द्वंद्ववाद कहते हैं। जैसे कि उदाहरण आप लोग, मुंबई मराठी के द्वारा उत्तर भारतीय को मारना, मैसूर में बिहारी विद्यार्थी को मारना, उसके बाद असम में, तो इस तरह ये सब क्या है? समझ में आ गया आप लोग को? ये बात समझ में आ गई? ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये गलत है, इस पर सरकार को सोचना चाहिए, ठीक है। तो फिर जब ऐसा द्वंद्ववाद फैला रहा है तो फिर हटा दो अनुच्छेद 19 को, स्वतंत्रता का अधिकार छीन लो, सब बिहारी बिहार में रहेगा, काहे के लिए बम्बई जाएगा? बंगाल वाला अपना बंगाली में रहेगा। और हमारा तो वह भारत है, हमारा भारत तो इतना उदार है, इतना बड़ा है कि ये बंगाल से आने वाले, बंगाल 1972 में बंगाल के शरणार्थी जिसको मलदहिया कहते हैं, उसको पूरा बसाया है। बर्मा से आने वाले रिफ्यूजी को बसाया है। यह हमारा भारत है। और आज वही भारत का लोग हम लोग हमारे देश में पीटा जा रहा है। तो ये संविधान को चुनौती है, कहीं ना कहीं सरकार को चुनौती है। इस चीज़ पे सरकार को
समझना चाहिए, चुनना, थोड़ा सा सोचना चाहिए इसके ऊपर, ठीक है। इसी के ऊपर में केरल में हाल फिलहाल में भी केरल में हुआ, पिछले वर्ष मारा गया बिहारी सबको, वहाँ पर मनीष कश्यप गए थे, क्या क्या बोले, मनीष कश्यप भी जेल चला गया। तो ये सब घटना बिहारी के साथ हो रहा है हमेशा, ये ठीक नहीं है, ये लोकतंत्र में द्वंद्ववाद है, इसको दूर करना चाहिए, सरकार को इसके ऊपर कड़ा एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं नस्लवाद। तो किसी भी देश या राज्य या समाज में रहने वाले नागरिक नस्ल के आधार पर जो भेदभाव होता है उसको हम लोग नस्ल कहते हैं। नस्ल एक प्रकार जाति टाइप का होता है, ठीक है, उसके आधार पर भी भेदभाव होता है जिसको हम लोग नस्लवाद कहते हैं, ये भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब कहता है क्षेत्रवाद क्या है। क्षेत्रवाद नाम से ही पता चल रहा है, क्षेत्रवाद। आतंकवाद किसे कहते हैं, जो आतंक को मनाए, जो आतंक, डर को ही सबसे बड़ा, मतलब डरा करके आपसे सब काम करवा लेंगे बंदूक के बल पे ही, तो उसको आतंकवाद कहते हैं। यहाँ क्षेत्रवाद, तो क्षेत्रवाद का मतलब हुआ अपना क्षेत्र को बढ़िया कहना, अपना गांव को बढ़िया कहना, दूसरा के गांव को खराब कहना, क्षेत्रवाद है। ये भी ठीक नहीं है, ये भी नहीं होना चाहिए लोकतंत्र में, ये भी है। ये सब जिस दिन खत्म होगा हमारा लोकतंत्र उस दिन अच्छा हो जाएगा। तो उसका कहा क्षेत्रवाद, अपने क्षेत्र के से लगाव, यानी अपना क्षेत्र को लगाव मतलब अच्छा कहना, अपना क्षेत्र का वो नाम लेते रहना हमेशा, है बढ़िया है, ऐसा है वैसा है, 5 गंगा बहता है वहाँ पे, 7 सूरज उगता है, 8 चंद्रमा उगता है, ये सब कहना है। और दूसरे के क्षेत्र को अलगाववाद या बुरा कहना, क्षेत्रवाद या अलगाववाद कहलाता है। क्षेत्रवाद या अलगाववाद, इससे लोग अलग ही ना हो जाएगा, रे दूसरा का गाँव खराब को अपना अच्छा तो अलग ही ना होगा, गाँव फूट न जाएगा। तो क्षेत्रवाद या अलगाव इसी को कहते हैं हम लोग। यह एक सामाजिक बुराई है, और सामाजिक बुराई के साथ साथ यह लोकतंत्र का अवगुण भी है, ये नहीं होना चाहिए। कोई भी नेता आजकल हम देखते हैं इंडिया में, जहाँ से जीत के गया पहले वो अपने इलाका का चमकाता है। हम लोग देखते हैं, हम नहीं बोलेंगे नाम खोल कर, हम लोग क्या थी ना, मुखिया जीतता है जिस गांव का, हालांकि पंचायत तो हम लोग का भी है, मुखिया जीतेगा तो पहले अपने गांव को चमकाता है, दूसरा गांव को सोचबे नहीं करता है। ये सब क्षेत्रवाद है, ये लोकतंत्र का अवगुण है। पढ़ा लिखा नेता का ये निशानी नहीं है। पढ़ा लिखा नेता को क्या होना चाहिए, सब इलाका सब क्षेत्र पर बराबर ध्यान देना चाहिए। अगर मोदी जी गुजरात का है तो क्या करेगा, गुजरात को 70,000 दे देगा, 70 करोड़ दे देगा, इंडिया को क्या करेगा 1 रुपया देगा। अरे इंडिया को बोलते बिहार को 1 रुपया देगा क्या, नहीं, सबको बराबर देना होगा। अच्छा नेता का यही लक्षण है, यही निशानी है। क्योंकि क्षेत्रवाद क्या है, लोकतंत्र का एक बुराई है, इसको करने वाला लोग क्या है, बुरा है, उसके पास ज्ञान का क्या है, कमी हो जो ऐसा करता है, ठीक है। तो आप लोगों ने भाग 3 तक पढ़ा, ठीक है। इसमें आप लोग को कैसा लगा तो समझने में आप लोग कमेंट करके बताइए, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और मिलते हैं फिर अब हम लोग भाग 4 में हम लोग इसको हम लोग ख़त्म कर देंगे। तो मिलते हैं फिर से, जय हिंद।